वेलकम टू अज़ामेटी कोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक नंबर 3 के मॉड्यूल नंबर 1 मतलब के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। ठीक है, उसके अंदर माइनस सबसे पहला हमारा एलो आ जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में सबसे पहले थ्रोम्बोसिस आ जाएगा। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लोटेड मास ऑफ ब्लड। मतलब कि जो ब्लड होता है मतलब वो आपस में मतलब ब्लड सेल्स मिल के ना एक क्लोट बना देंगे। ठीक है, हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कहीं पे भी तो हम कह देंगे कि थ्रोम्बोसिस हो गया। ठीक है, अब इसको लोकेशन के लिहाज से हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। लाइक अगर हम कहेंगे आपको बस एमसीक्यू आ जाए कि हमारे पास थ्रोम्बोसिस है ना वो हमारे पास हार्ट के अंदर हो रही है। ठीक है, या एओर्टा के अंदर हो रही है तो हम कह देंगे ये म्यूरल थ्रोम्बोसिस की एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम कह देंगे ये कार्डिक वेल्स मतलब जो हार्ट के अंदर 4 वेल्स होते हैं ना मतलब ठीक है, अगर ये वहां पे हो रही है ना तो हम कह देंगे ये हमारे पास वेजिटेशन की एग्जांपल है। और अगर आर्टरी के अंदर मतलब वो मतलब क्लोटेड मैस बन रहा है मतलब ठीक है, तो हम कह देंगे ये आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस है। और वेन के अंदर बनेगा तो हम कह देंगे ये वीनस थ्रोम्बोसिस है। ओके, अब एम्बोलिज्म क्या होता है? मतलब जो देखिए क्लोट बना था ना, मतलब हमने कहा था ये ब्लड का एक क्लोट है थ्रोम्बोसिस। अगर तो ये क्लोट वहां से अपनी जगह से ब्रेक हो जाए और जाके कहीं और मतलब जाके ब्लॉकेज काज कर दे। ठीक है, तो मेनली कहेंगे इट इज ए डीटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड। या मतलब ये कोई डीटैच मतलब पहले जो जगह लगा हुआ था थ्रोम्बोसिस था लेकिन वहां से अब टूटा है और अब सर्कुलेशन इधर मूव करने लगा है। या तो ये सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैसी मैस हो सकता है जो कि ब्लड के साथ मूव करता करता मतलब डिफरेंट साइड्स के ऊपर जा सकता है। अब मेनली अगर हम कह देंगे कि इसकी जो एम्बोलिज्म होती है ना, अब मतलब जो मूव कर रहा था मैस उसे कह देंगे इम्बोलस और इस प्रोसेस को कहेंगे ये एम्बोलिज्म है। अब हमारे पास एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाएगी। देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म मेनली कहाँ पे होता है? हमारे पास लोअर जो लिम्ब है ना मतलब उसकी वेन्स के अंदर। ठीक है, सिस्टेमिक एम्बोलिज्म में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पार्ट आ जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे भी आपको सिनेरियो के अंदर बोन बता रहे कि एक बोन को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसके बाद बंदे को मतलब एक जो सेवरल एरियाज है ना वहाँ पे सिंपल ब्लॉकेज हो गया हुआ है ब्लड का, तो हम कह देंगे ये यहाँ से कोई फैट एम्बोलस बना था जिसने मतलब डिफरेंट जगह पे जाके ब्लॉकेज काज करवा दिया। अब मतलब जब पोस्ट डिलीवरी मतलब जब फीमेल मतलब पार्चुरेशन हो रही होती है ना तब एमनियोटिक फ्लूइड अगर हमारे सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाए तो हम कह देंगे ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है और ये कहीं पे भी जाके एम्बोलस लग सकता है। समटाइम क्या होता है लाइक ड्यूरिंग सर्जरी या एंजियोग्राफी या वैसे भी इंट्रा जो वीनस इंजेक्शन के दौरान क्या होता है कि अगर एयर का कोई बबल अंदर सर्कुलेशन के अंदर मूव कर जाए और ब्लड के साथ मूव करता जाए तो हम कह देंगे ये एयर एम्बोलिज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे पास आर्थरियो ठीक है एथेरो एम्बोलिज्म। ठीक है, ये हमारे पास कोई मतलब प्लैक वगैरह हो जो आगे ब्लड के अंदर मूव कर जाए या ट्यूमर हो, मतलब ट्यूमर एम्बोलिज्म के अंदर होता है मतलब ट्यूमर का छोटा सा पार्ट टूटे और वो ब्लड के साथ मूव करता कहीं पे जाके ब्लॉकेज काज कर दे, उसे कह देंगे एम्बोलिज्म। ठीक है, थ्रोम्बस अपनी जगह पे लगा हुआ मतलब जहाँ पे बना था वहीं पे रहा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास था ना एम्बोलिज्म ये मूव कर रहा था। लेकिन इन्फेक्शन की बात करेंगे समझ लें कि एक थ्रोम्बस था वो अपनी जगह से मतलब टूटा, वो एम्बोलस बन गया। ठीक है, अब एम्बोलस ने जाके मतलब कहीं पे भी जाके ब्लॉकेज काज करवा दिया। ठीक है, देखें वहां पे अब ब्लड नहीं जा पाएगा, जब ब्लॉकेज हो जाएगा ना तो उसकी वजह से हम कह देंगे जब ब्लड नहीं आगे जाएगा तो उससे इस्कीमिया होने लग जाएगा, तो हम कह देंगे इन्फेक्शन क्या है? इस्कीमिक नेक्रोसिस। मतलब ब्लड ना पहुंचने की वजह से, ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से जो नेक्रोसिस हो जाएगा ना उसकी वजह से जो हम कह देंगे उसे क्या इन्फेक्शन होगा। ठीक है, मेनली क्या होता है काज्ड बाय ओक्लूजन ऑफ वेस्कुलर सप्लाई। मैंने बताया था जैसे कि इम्बोलस ने आके ब्लॉकेज करवा दिया मतलब वो पैसेज, ठीक है, या थ्रोम्बस ने करवा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब वेस्कुलर जो पैसेज है ना वो ब्लॉक हो गया, अब आगे ऑक्सीजन वगैरह नहीं जा रही, जिसकी वजह से हम कह देंगे वहां उस एरिया की इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी जिसका दूसरा नाम है इन्फेक्शन। ओके, अब हम इसे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है कलर की बेसिस के ऊपर, ये रेड और व्हाइट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वैसे अगर हम बैक्टीरियल मतलब इन्फेक्शन की टाइप पे डिवाइड करें तो हम कहते हैं ये सेप्टिक या ब्लैंड हो सकती है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ना इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देता हूँ कि आपको पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास देखिए ब्लड क्लॉट बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? छोटा सा प्लैक की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारे वेसल के अंदर डिपॉजिट हुआ, वहां पे अब जो देखें ब्लड वेसल आए, ब्लड सेल आपस में अक्यूमुलेट हुए, अक्यूमुलेट होने के बाद वहाँ पे प्लेटलेट्स भी आने लग गए और वहाँ पे फिब्रिन का क्लॉट बन गया और यहाँ पे ये देखें ब्लॉकेज हो गया तो हम कह देंगे ये हमारे पास थ्रोम्बस बन गया था। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास टाइप भी थी कि म्यूरल में मैंने आपको बताया था। ठीक है, म्यूरल देख लें। उसके बाद ओक्लूसिव थ्रोम्बोसिस के अंदर हो जाएगा मतलब कंप्लीट देखें आगे आरबीसी मूव ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है, लेकिन म्यूरल के अंदर हल्के हल्के आरबीसी आगे थोड़े थोड़े मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्बोलस होता है मैंने आपको बताया था अगर ये जो यहाँ पे लगा हुआ था ना ये टूट के आगे की तरफ मूव कर जाए तो ये इम्बोलस होगा। ठीक है, ये कहीं पे भी जा सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, उसके बाद इन्फेक्शन में मैंने आपको बताया था जब देखें ये क्लोट था, ये क्लोट आके यहाँ पे ब्लॉक हार्ट, देखें वो जो इम्बोलस है वो चला गया हार्ट के अंदर। ठीक है, अब वो हार्ट के अंदर किसी कोरोनरी आर्टरी को समझ लो उसने करवा दिया ब्लॉक। अब आगे वाले एरिया को अब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हम कह देंगे यहाँ
पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, इसे हम कह देंगे ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। अब वहाँ पे जो इन्फेक्शन के हम टाइप पढ़ रहे थे रेड और वाइट, ठीक है। रेड में मेनली हम कहेंगे यहाँ पे ये वीनस ओक्लूजन, मतलब जो वेन्स के अंदर जब ओक्लूजन होगी ना, ठीक है, इसे हम हेमरेजिक इन्फाक्ट भी कहते हैं। अगर वेन्स के अंदर ओक्लूजन होगी तो हम कह देंगे ये हमारे पास रेड इन्फाक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आर्टरी की ओक्लूजन होगी तो हम कह देंगे ये व्हाइट इन्फाक्ट है, ठीक है। मेनली वो कह रहे हैं एरिया ऑफ इन्फाक्ट यूजुअली हैज डबल ब्लड सप्लाई। रेड इन्फाक्ट के अंदर मतलब कोलेटरल्स होती हैं। कोलेटरल्स क्या होती है, मतलब एक एरिया है ना, उससे 2 से 3 जगह से ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। अगर एक ना एक मतलब ब्लॉक भी हो जाएगा तो दूसरी जगह से ब्लड मिल जाएगी। मेनली ब्रेन है, गट है, लीवर के अंदर रेड इन्फाक्ट बन रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारे पास व्हाइट इन्फाक्ट की, तो इसमें हम बताएंगे एरिया जो होता है ना, मेनली वहाँ पे सिंगल मतलब ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है। तो जब ये व्हाइट इन्फाक्ट ज़्यादा डेंजरस होता है, ओके। ये किडनी के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर, स्प्लीन के अंदर होता है। मायोकार्डियम के अंदर तो मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दिया, ओके। तो आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास पैथोफिजियोलॉजी दिखाई गया कि इन्फेक्शन होती कैसी है। देखिए, या तो कोई एंडोथेलियम को इंजरी हो जाए, ठीक है, वो थ्रोम्बोसिस काज कर सकती है, या हमारे पास एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाए, या हमारे पास कोगुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो तीनों को हम कह देंगे विर्चू ट्रायड। ये विर्चू ट्रायड की वजह से हमारे पास मेनली ये थ्रोम्बोसिस हो रही होती है, ओके। अब मेन वन वन करके इन्हों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा था एंडोथेलियल इंजरी। अब एंडोथेलियल इंजरी के हम बताएंगे। देखें, एंडोथेलियल डिसफंक्शन कैन काज्ड बाय फैक्टर। देखें, मेनली आपको मैं जब बताऊंगा इसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास देखें हाइपर टेंशन हो या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। टर्बुलेंट क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जो वेसल होते हैं ना, सम एरियाज होते हैं जहाँ पे मतलब जो ब्लड फ्लो होता है ना वो सीधी सीधी वेसल नहीं जा रही होती, मतलब उसने टर्न वगैरह लेने होते हैं, तो हम इसी वजह से कह देंगे कि वो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाएगी ना, वो काज करेगी लीड टू दी थ्रोम्बोसिस के। वहाँ पे हमारे पास जो हमारे प्लेटलेट्स वगैरह अकुमुलेट होंगे, ठीक है, और वो जो हमारे पास जो डैमेज एंडोथेलियम है ना, वो भी कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाएगी जो कि काज करवाएंगे हमारे पास देखें थ्रोम्बोसिस, ओके। अब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, टर्बुलेंस मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, टर्बुलेंस क्या होता था, जो टर्न वाला ब्लड फ्लो, ठीक है। और स्टेसिस क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही क्या चांस होते हैं, हमारे पास थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फ्लो कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रोम्बोसिस बाय काजिंग एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड जो वेसल होती है, देखिए, वो रिलीज करवाएगी हमारे पास कुछ फैक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होंगे, ठीक है, जो कि काज करवाएंगे फिर ठीक है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक वगैरह बना देंगे, जो कि बाद में हमारे पास वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह डिफरेंट मतलब काज कर देंगे, ओके। हाइपर कोआगुलेबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है कि जो कोआगुलेट ऐसे जो फैक्टर्स जिन्होंने हमारे पास कोआगुलेशन करवानी होती है ना, वो हमारे पास बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो जिन्होंने कम करवानी होती है मतलब कोआगुलेशन को, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, लाइक फैक्टर 5 होगा, इसमें म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, या प्रोथ्रोम्बिन जीन की म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, या वैसे कोई हमारे पास सेकेंडरी कंडीशन लाइक बेड रेस्ट बहुत ज्यादा कर लें, तो बेड रेस्ट के दौरान भी क्या होता है कि समटाइम थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ओके। कैंसर हो गया, प्रेगनेंसी होगा, ठीक है, तो हम कह देंगे इन वजह से क्या होता है, रिस्क होता है कि इंक्रीज कोआगुलेशन फैक्टर के, कोआगुलेशन फैक्टर बहुत ज्यादा बनते हैं, जो कि फिर बहुत ज्यादा कोआगुलेशन काज करते हैं, थ्रोम्बोसिस काज कर देते हैं। अब एम्बोलिज्म मैंने आपको पहले बताया था, जो इम्बोलस होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, और वो इम्बोलिज्म की डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अब वो बता रहे हैं पहली पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये मेनली मैंने आपको बताया था लोअर लिम्ब के अंदर हो रही होती है, ठीक है, डीप वेन्स, ठीक है। इसमें मेनली क्या होगा, जो हमारे मेनली जो होते हैं ना, मतलब ट्रैवलिंग अगर हम कर रहे हैं, देखिए जो क्लोट जब बन जाता है, ठीक है, वो थ्रोम्बस अपनी जगह से टूटता है और जाके मतलब बेड रिडन, मेनली जो देखें बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, मतलब बेड पे लेटे रहते हैं, किसी वजह से भी कोई बीमारियां चल नहीं सकते, तो उनके अंदर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस होंगे, ठीक है। सिस्टेमिक जो एम्बोलिज्म है ना, वो कह रहा है मेनली इसके चांसेस होते हैं कि जब भी आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई इन्फाक्ट हो ना, तो तब, या मतलब कोई डायलेटेड लेफ्ट एट्रियम हो जाए, तो तब ये सिस्टेमिक एम्बोलिज्म के चांस होंगे, ठीक है। फैट एम्बोलिज्म तब ही होगी जब भी हमारे पास कोई ब्लड वेसल मेनली उसके अंदर कोई ना बोन फ्रैक्चर्स की वजह से जो फ्लैट वगैरह एंटर हो जाए, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड मैंने बताया था ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एयर के बारे में बताया था ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शन या वैसे कोई ट्रोमेटिक इंजरी, ठीक है। आर्थ्रियो एम्बोलिज्म में बताएंगे मेनली क्या होता है कि हमारे पास कोई एथ्रोमेटिस जो होता है ना प्लेक, वो टूट के लग जाए, ठीक है। ट्यूमर में मैंने आपको बताया था कि जो मतलब ट्यूमर है ना, उसका कोई छोटा सा पार्ट उठे और वो जहाँ से मतलब टूट के आगे जाके मतलब ब्लॉकेज काज करवा दे, तो हम कह देंगे ये भी हमारे पास एम्बोलिज्म के टाइम में आ जाएगा। इन्फेक्शन में मैंने मेनली बताया था कि मेनली ये हमारे पास क्या होता है कि इन्फाक्ट के जब भी हमारे पास कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है ना, मतलब आगे ब्लड जा ही नहीं रहा, तो आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इस्कीमिक नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कह देंगे ये लीड टू इन्फेक्शन, ओके।
मेनली इसमें वैसोस्पैज़म काज़ कर रहा होगा इन्फेक्शन, ठीक है, या वैसे कोई एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है, या वैसे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जाए वेसल की बाय ट्यूमर, ठीक है, या वैसे डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होती है कि ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाती है, ओके। और डाइसेक्टिंग में क्या होता है कि मेनली देखें, आपको पता है ब्लड वेसल की 3 लेयर्स होती हैं। अगर वो आपस में सेपरेट हो जाए ना, मतलब ट्यूनिका मीडिया, इंटीमा वगैरह सेपरेट हो जाए, तो हम कह देंगे ये डाइसेक्शन हो गया, ओके। तो चंद एमसीक्यू जस्ट आपने रीड कर लेने, ओके। देन अब हम आगे मूव करेंगे हमारे पास सेकंड एलो हाइपरटेंशन की तरफ, ठीक है। हाइपरटेंशन मेनली 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को इसेंशियल या आइडियोपैथी कहते हैं मेनली, क्योंकि हमें इसकी काज ही नहीं पता होता। और मेनली 90 to 95% जो पेशेंट होते हैं ना, वो इसी हाइपरटेंशन के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर उन्हें पता भी नहीं होता, उनकी फैमिली के अंदर ये चल रही होती है, ठीक है, या वैसे हमें कोई अनक्लियर मैकेनिज्म होता है हाइपरटेंशन का, उन्हें आइडिया भी नहीं होता, लेकिन उन्हें हाइपरटेंशन होती है, ओके। सेकेंडरी में डिफरेंट काजेज आ सकती हैं, मैं जस्ट आपको चंद एक बता दूंगा। लाइक डिफरेंट डिजीजेज हैं, डिफरेंट एरिया या सिस्टम की डिजीज हैं जो हाइपरटेंशन काज कर सकते हैं। लाइक अगर किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए, या वैसे कोई रीनल क्रोनिक डिजीज हो जाए, ठीक है, पॉलीसिस्टिक मतलब किडनी के अंदर बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाए, या रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाए, या रीनल वेस्कुलाइटिस मतलब रीनल के वेसल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, या वैसे रेनिन बहुत ज्यादा बने। तो इस वजह से मतलब देखें, रेनिन बनेगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मतलब आपके पास रेनिन आएगा, ठीक है, जो कि आगे मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करवा देगा। तो वो मतलब एंजियोटेंसिन आएगा ना, तो वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं लाइक कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकल अगर जो हार्मोन जो बन रहे हैं उनके अंदर कोई मतलब मसला बन जाए, या फियोक्रोमोसाइटोमा एक बीमारी है जिसके अंदर जितने भी एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन होते हैं ना, सारे खत्म हो जाते हैं या नहीं आते, ठीक है, या एक्रोमेगाली हो जाए, ठीक है, या हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, ठीक है, मैक्सिडीमा के साथ पेशेंट आ जाए, या ये आगे सेकंड ब्लॉक मतलब जो सेकंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे भी, ओके। ये आपका पूरा मॉड्यूल है, जैसे आपको अभी नाम आना चाहिए कि मतलब कौन से एरिया मतलब जो सिस्टम है वहाँ से कौन सी बीमारियां जो कि काज कर सकते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। अब कार्डियोवास्कुलर कुछ डिजीज लाइक कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में मेनली आपने बताना जो एओर्टा होता है ना, वो मतलब देखिए आमतौर पे तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, लेकिन अगर वही एओर्टा हमारे पास राइट वेंट्रिकल से निकल जाएंगे तो कह देंगे ये कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे पॉलीआर्टरिटिस नोडोजा एक बीमारी है, ठीक है, वेसल ब्लड वेसल्स की, ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाए या कार्डिक आउटपुट बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी हम कह देंगे हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। या न्यूरोलॉजिकल भी कुछ पेशेंट होते हैं मतलब जो ज़्यादा सोचने लग जाए तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ में क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, तो ये मतलब डिफरेंट काजिंग है, ओके। अब आगे हमारे पास आ जाएगी क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक हाइपरटेंशन रहेगी ना ज़्यादा देर तक, तो देखें अब देखें एक चीज़ थी स्मूथली मूव कर रही थी, ठीक है, अब स्मूथली मूव करने के बाद अगर चीज़ फुल तेज़ होने लग जाएगी ना तो ब्लड वेसल को डैमेज करेगी, ठीक है। तो पहला वो बता रहा है कि हमारे पास वेसल डैमेज होगा जो कि एक्सेलरेट कर देगा डैमेज। आपको पहले हम पढ़ के आए हैं कि थ्रोम्बोसिस बनेगी ही तब, थ्रोम्बस बनेगा ही तब जब हमारे पास पहला फैक्टर यही था कि एंडोथेलियम ब्लड की वेसल की डैमेज हो जाए। और अभी हम पढ़े हाइपरटेंशन में मेनली जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा ना तो क्या काज करेगी, तो वहाँ से मतलब ब्लड तेज़ी से गुजरेगा तो वहाँ ब्लड वेसल डैमेज होगा, जबकि फिर वहाँ पे एथ्रोस्क्लेरोसिस बढ़ जाएगी, ठीक है, जो आगे हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस काज करेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ होती है हमारे पास एथ्रोस्क्लेरोसिस लाइक हाइलाइन एथ्रोस्क्लेरोसिस और हाइपर प्लास्टिक हमारे पास, ठीक है, एथ्रोस्क्लेरोसिस। अब हमारे पास हाइलाइन और ये हाइपरप्लास्टिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइक देखें हाइलाइन की बात करेंगे तो देखिए इसके अंदर हम कह देंगे मेनली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल थे ना उसका जो ल्यूमन है ना वो नैरो हो रहा होता है, ठीक है। मेनली इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो इसे कहते हैं पिंक हाइलाइन सब्सटेंस जो अकुमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। मेनली डायबिटीज मेलाइटिस हो या हाइपरटेंशन हो या एजिंग हो उसके अंदर हम कह देंगे ये वाली हमारे पास हाइलाइन एथ्रोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, ठीक है। मेनली इसके अंदर जो किडनी अपीयरेंस होती है ना वो उसके अंदर जैसे लेदर ग्रेन होती है, लेदर के ऊपर छोटे छोटे दाने बने होते हैं वैसी अपीयरेंस हो जाएगी। लेकिन अगर हाइपर प्लास्टिक चेंज की बात करेंगे, हाइपर प्लास्टिक किडनी की हाइपर प्लास्टिक एथ्रोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे तो हम बताएंगे जो प्रोलिफरेशन होती है ये देखें उधर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ल्यूमन है ना वो नैरो हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमने बताना कि जो हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स है ना वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो अब हमारे पास ब्लड वेसल है उसके अपीयरेंस लाइक ओनियन स्किन, जैसे कि ओनियन के छिलका नहीं होता वैसी अपीयरेंस हो जाएगी ब्लड वेसल की, ओके। इसमें जो किडनी होगी हमारे पास फ्लिया बीटन किडनी होगी जैसे कि आपको दिखाई गई है, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए आपके पास मैंने आपको बताया कि हाइलाइन एथ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर मेनली क्या होता है लीड टू देखें कि जो थिकनिंग हो जाती है हमारे पास
ठीक है, आर्टरी की वाल्स वगैरह की मेनली कैसे क्या हो रहा होता है, फ्रॉम दी प्लाज्मा लीकेज हो या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट हो ब्लड वेसल के अंदर, ये हाईलाइन वाली तब हो रही होती है। लेकिन हाइपरप्लास्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस में हम बताएंगे मेनली जो ब्लड वेसल होती है ना, उसके अंदर जो स्मूथ मसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये हाइपरप्लास्टिक हो रही होती है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर हमारे पास क्या एथेरोस्क्लेरोसिस के इफेक्ट हो जाएंगे। सीएनएस के अंदर बहुत ज़्यादा अगर ब्लड रहेगा ना, तो हम कह देंगे रप्चर्ड एन्यूरिज्म हो जाएंगे उसके बाद स्ट्रोक हो सकता है, या ठीक है इस्कीमिक अटैक हो सकता है। सीवीएस के अंदर, कार्डियोवास्कुलर के अंदर हम कह देंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, एज बहुत ज़्यादा हार्ट मतलब फिब्रिलेट करने लग जाएगा, ठीक है, एरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना, ठीक है, फिब्रिलेशन हो जाएगा। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आइस की तरफ मूव करेगा तो हम कह देंगे ब्लाइंडनेस हो सकती है, पेपिले एडिमा हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, मतलब ठीक है आई से नजर भी नहीं आएगा। अगर हार्ट के वेल्व की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा जब ब्लड आएगा तो वो एओर्टा की वाल्स को, मतलब इंटीमा वगैरह को, मीडिया वगैरह को, ठीक है, वो अलग अलग कर देगा, ठीक है, तो हम कह देंगे एओर्टिक डिसेक्शन हो जाएगी, एओर्टा की जो डायलेशन हो जाएगी अब नॉर्मल, तो हम एन्यूरिज्म कह सकते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फेलियर हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, आपने याद करनी है क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा, ओके। अब हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है क्या, हम देखें कि जो मतलब हमारे पास ल्यूमिनल सरफेस होती है ना हमारे पास ब्लड वेसल की, इसमें मेनली क्या होता है कि मतलब जब एक्सपोज होते हैं ना, देखें जब हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इंजरी होती है, तो वहाँ पे अब हमारे पास ना प्लैक की फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है, जो प्लैक बाद में फिर काज करता है हमारे पास थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन। जब थ्रोम्बोसिस बन जाती है, ठीक है, वो जब ब्लॉकेज कर देगी ब्लड फ्लो को, तो हम कह देंगे इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है। हेमरेज इनटू प्लेक, देखें मैंने आपको बताया कि देखें जब हमारे पास ये प्लेक यहाँ से उतरेगा ना, ठीक है, आपको मैं पहले डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। देखें आमतौर पे नॉर्मल वेसल ना उसका देखिए ल्यूमन कितना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब प्लेक बनेगा, देखिए यहाँ प्लेक सबसे पहले फॉर्मेशन होती है प्लेक की, प्लेक लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहाँ प्लेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, थ्रोम्बोस की फॉर्मेशन होगी। तो बस यहाँ पे यही बताया गया है कि जब देखें सबसे पहले प्लेक बनेगा, फिर वहाँ पे आर्थेरो एम्बोलिज्म हो जाएगी, यहाँ से जो क्लॉट बना था वो यहाँ से रप्चर होगा, ठीक है, और वो जाके अब कहाँ पे डिफरेंट एरियाज में लग जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं एन्यूरिज्म फॉर्मेशन एथेरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस प्रेशर, देखें अब अगर आपने देखा होगा ना कभी आप पाइप जो ब्लड पाइप कह रहा हूँ कि जो आपका पानी वाला पाइप होता है, जब आप उसको हाफ आगे से दबा देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब देखें ब्लड वेसल मतलब हाफ मतलब उसके अंदर वो क्लॉट फंसा हुआ है ना, तो अब वहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब जो काज कराएगा हमारे पास जो मीडिया के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ट्यूनिका मीडिया के अंदर, तो उसका इस्कीमिया होने लग जाएगा, ठीक है, वो इलास्टिसिटी खत्म होने लग जाएगी ब्लड वेसल की जब उसे ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके। मतलब एन्यूरिज्म क्या होता है कि मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल डायलेशन के वेसल बहुत ज्यादा डायलेट कर जाती है, ओके। अब हमारे पास व्हाट इज शोक हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास ना मेन जो सिस्टम लाइक हमारे पास हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इनको ब्लड परफ्यूजन हाइपो परफ्यूजन हो जाए, मतलब बहुत कम ब्लड जाए, ठीक है। तो मेन मैंने आपको ये बताया कि जब हमारे पास हाइपो परफ्यूजन हो जाएगी ना, हमारे पास ब्लड कम जाएगा हमारे ब्रेन वगैरह को, तो उसके नतीजे में हम कह देंगे ये हमारे पास शोक हो रहा है, ओके। तो आपने बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इट इज काज्ड बाय वो कह रहा है डिफरेंट मतलब फैक्टर है, जब हमारा कार्डिक आउटपुट कम हो जाए, मतलब ब्लड ही कम निकल रहा है हार्ट से, ठीक है। उसके बाद एंडोथेलियल एक्टिवेशन हो जाए, ठीक है। इस अब सारे को अब आगे ना एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया, ओके। अब हम यहाँ से देखेंगे इस फ्लो चार्ट को, ओके। अब इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले अगर आप देखें ना, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास माइक्रो, हमारे पास जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। देखें अब जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स लाइक देखिए सबसे पहले क्या होगा, कोई इन्फेक्शन हुआ, ट्रॉमा हुआ, ठीक है, स्वेयर कोई इंजरी होगी, ठीक है, ब्लड वेसल की जब इंजरी होगी ना, तो वहां से अब हमारे पास रिलीज हो गए, ठीक है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, PAMPS जो आपके पास लिखा है ना सबसे ऊपर, वो उन्हें हम कह देंगे हमारे पास क्या, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, ठीक है। अब ये हमारे पास आगे हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है ना, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन करवा देंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन में सबसे पहले होगी कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन, ये आपके पास दिखाया गया है। कंप्लीमेंट सिस्टम की जब एक्टिवेशन हो जाएगी, वो C3A वाला पाथवे, वो उससे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो तरफ अगर हम बात करेंगे, इस तरफ आ जाएंगे, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, ठीक है, या डिफरेंट एंडोथेलियल सेल्स की इनकी होगी एक्टिवेशन। अब ये करवाएंगे रिलीज डिफरेंट साइटोकिन्स वगैरह का, लाइक हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स 1
HMG1 प्रोटीन, HMGB1 प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ से जब देखें, अब छोटा सा मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया था, अब फोर्थ देखें, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था ना C3, उसने कन्वर्ट होना C3A के अंदर, उसने आगे अब हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। डायरेक्ट में हम बताएंगे जो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स है ना, वो डैमेज करेंगे एंडोथेलियम को, ठीक है। इनडायरेक्ट में जो साइटोकिन्स वगैरह है ना, वो आगे आके पहले साइटोकिन्स वगैरह रिलीज होंगी, वो आके डैमेज करेंगे एंडोथेलियम को। देखिए जो कंप्लीमेंट सिस्टम से डायरेक्ट में क्या हुआ कि एंडोथेलियम को डैमेज किया डायरेक्टली, मतलब ठीक है, अपने टॉक्सिन के जरिए। इनडायरेक्ट में न्यूट्रोफिल्स वगैरह ने साइटोकिन्स रिलीज करी, उन्होंने मिलकर क्या किया, एंडोथेलियम डैमेज। अब एंडोथेलियम यहाँ पे डैमेज होगी, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ठीक है। अब एंडोथेलियम डैमेज होने की वजह से यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परमिबिलिटी वगैरह बढ़ जाएगी, ओके। परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे परफ्यूजन भी कम हो जाएगी, मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास अब ये न्यूट्रोफिल वगैरह आ गए ना, ये सारा कुछ आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने देखे, मैंने आपको जो वैसोडाइलेशन, डिक्रीज परमिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि आगे हमारे पास मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मैं पहले आपको बताऊं, यहाँ इस तरफ, अगर इस तरफ लेके आऊँ आपको, कि उसके बाद आपने बताना है कि यहाँ पे जब हमारे पास एक्टिवेशन हो जाएगी ना न्यूट्रोफिल्स वगैरह की, वो रिलीज करवाएंगे डिफरेंट हमारे पास प्रोटीएजेस या हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह, ठीक है। ROC कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह, ठीक है। अब यही हमारे पास जो स्पीशीज है ना, ये भी हमारे पास वेसल को डैमेज करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे आप देखें, ये सारा होने के बाद हम कह देंगे कोआगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो एंटी फाइब्रोलिटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कम हो जाएगी। उसके बाद हम कहेंगे जो माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम कह देंगे सेकेंडरी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है ना, उसके अंदर हमारे पास एपोप्टोसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं आपको एंड पे मतलब स्टार्ट बताता हूँ, कि इसकी कंपाइल भी कर दूंगा। देखिए मैं आपको बता रहा था कि मतलब देखें, सबसे पहले देखें साइटोकिन्स वगैरह आई, और उन्होंने इस तरफ से अगर हम स्टार्ट करें तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज करवा के इम्यूनो सप्रेशन काज करवा दी, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली इफेक्ट करके हमारे पास सिस्टेमिक इफेक्ट दिखा के, उन्होंने सिस्टेमिक इफेक्ट में मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दिया, ठीक है, फीवर काज करवा दिया, ठीक है, और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज काज करवा दी। और उसी के बाद उन्होंने यहाँ पे आके ना साइटोकिन्स वगैरह ने यहाँ पे आके उन्होंने वैसोडाइलेशन काज करवा दी, परमिबिलिटी कम करा के मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ले गई। और इस तरफ अगर हम बात करेंगे, उन्होंने कोआगुलेशन वगैरह को कम कर दिया था, ठीक है। कोआगुलेशन को कम वगैरह करवा के आपको मैंने बताया था कि उन्होंने एड्रिनल इनसफिशिएंसीज भी काज करनी है, ब्लड फ्लो कम करवा के। दिस इज कॉल्ड शोक, मतलब डिफरेंट, मतलब शोक हुआ कैसे कि सबसे पहले वो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए थे, ठीक है। उन्होंने एंडोथेलियम एक्टिवेशन काज करवा दी, वहाँ से फिर डिफरेंट काम हुए, जो मैंने आपको सिस्टेमिक इफेक्ट्स पढ़ा दिया, इम्यूनो सप्रेशन पढ़ा दिया है। तो जस्ट एक बार थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लें, आपको समझ लग जाएगी। अब शोक हुआ होगा किसी बंदे को, तो हमें कैसे पता लगेगा, तो हम शोक में अगर हम बात करेंगे, तो मैंने कैसे याद किया था, कोड आइटम, ठीक है। शोक के अंदर पेशेंट को क्या क्या हो रहा है, C से कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगी, O से ओलिगोयूरिया, मतलब उससे ब्लड जो यूरिन आएगा ना, ब्लड के यूरिन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो सांस लेगा, R से हम कह देंगे रैपिड ब्रीथिंग, ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग, सांस लेगा, बड़े बड़े सांस लेगा, लंबे लंबे। उससे ड्राउजीनेस हो जाएगी, D से। I से इरिटेबिलिटी होगी, टैकीकार्डिया होगा। और E से हम कह देंगे एलिवेटेड हमारे पास वीनस प्रेशर, ठीक है। और M से बताएंगे मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट चला जाएगा। अब अगर कार्डिक फेलियर की बात करेंगे, कार्डिक फेलियर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइडेड फेलियर, राइट साइडेड फेलियर, और हमारे पास कंजस्टेड हार्ट फेलियर। मैं जस्ट आपको ना एक छोटे से अच्छे से तरीके से याद करवाता हूँ, आपको कभी भी नहीं बोलेगा हार्ट फेलियर ना, आपकी फिजियोलॉजिकली भी याद हो जाएगा। समझें, जो राइट साइड सबसे पहले हार्ट फेलियर है ना, आपकी बॉडी है ना, उसमें ब्लड आना, सारा जितना भी ब्लड आना था ना, वो आना था हमारे पास राइट साइड में, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट एट्रियम से जाना था राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से फिर आगे वो जाना था हमारे पास लंग्स के अंदर। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी थी, मतलब राइट साइड फेलियर के अंदर। अब मेरी राइट साइड अगर किसी पेशेंट की फेल हो गया, जब ब्लड आएगा पीछे से, समझ लें वो राइट एट्रियम के अंदर आया, वहाँ से अब वो ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाया, वो आगे चला गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, यहाँ से तो पंप होकर उन्हें लंग में जाना था, अब राइट साइड काम ही नहीं कर रही, तो हम कहेंगे ये पेशेंट राइट साइडेड फेलियर का। अब यहाँ से ब्लड होगा, बैक फ्लो मूव करेगा, ठीक है। सबसे पहले उसकी जुगुलर वीनस पल्स रेज, JVP रेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जो ये एरिया जहाँ पे मतलब राइट साइड है ना, अब यहाँ से ब्लड पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, वो जाएगा हमारे पास, अगर हम बताएंगे लीवर के अंदर ब्लड जाएगा पीछे, बैकवर्ड मूव करेगा ना, तो लीवर के अंदर उसकी इलार्जमेंट काज करवा देगा, स्प्लीन की इलार्जमेंट काज करवा देगा। और जब भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाला पेशेंट आएगा, उसके अंदर आपके अंदर
पिटिंग एडिमा होगा उसके पेरिफेरीज पे, उसके टांगों के अंदर सोज आई होगी, एडिमा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है पिटिंग एडिमा ऑफ द पेरिफेरल मतलब पेरिफेरीज, ये होता है राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की, तो उसमें बताएंगे सबसे पहले देखें, अब ब्लड ने लंग से आना था किसके अंदर, राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से फिर आगे एओर्टा के जरिए बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड फेल होगी, लंग से जब ब्लड आगे की तरफ लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल अब फेल है, पूरा काम ही नहीं कर रहा क्योंकि लेफ्ट साइड ही फेल है, तो ब्लड आगे की तरफ जाने की तरफ पीछे की तरफ मूव करेगा लंग्स के अंदर, ठीक है। तो लंग्स के अंदर एडीमा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कह देंगे इसके अंदर पल्मोनरी एडीमा है। पल्मोनरी एडीमा जब भी आ जाए तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, पेरिफेरल एडीमा आ जाए तो हम कह देंगे ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। ये आपके पास मैंने दोनों का कंपैरिजन दिखाया गया, ठीक है, लेफ्ट साइडेड वर्सेस राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया आपको मेनली वही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। कंजस्टिव हार्ट फेलियर आपके पास ये दिखाया, कंजेशन हो रही है, ठीक है, इसमें ब्लोटिंग और स्टमक वगैरह हो जाती है, जस्ट एक बार रीड कर लें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर मेनली सीवियर एनीमिया या वेट बेरी की वजह से या पंजन डिजीज की वजह से ये आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ओके। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कंजशन हो जाती है हार्ट के अंदर। देखें आपके अंदर नॉर्मल हार्ट किया है और जो इनलार्ज, जिसके अंदर जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, इसके अंदर भी फोलन एंड साइनोटिक फीड्स होंगे। उसमें खाली मैंने पेरिफेरल एडीमा बताया था, इसके अंदर अनीमिया भी होगा क्योंकि इसमें स्वोलन और साइनोटिक फीड्स होंगे, ये बस आपने याद रखना है, ओके। उसके बाद आता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर आपने बताना है, ठीक है, कि आपके पास इस्कीमिक होता क्या है, मतलब जब आपके पास ऑक्सीजन कम जाएगी ना तो ये इस्कीमिया होगा, ओके। इसमें मेनली बताना, ठीक है, कि सबसे पहले व्हाट इज एंजाइना। एंजाइना क्या होती है कि हार्ट के अंदर दर्द होना, ठीक है, हार्ट के, ठीक है, उसके ब्लड फ्लो कम हो जाता है किसी भी वजह से, ठीक है, कोई थ्रोम्बस आ जाए या वैसे भी किसी वजह से अगर ब्लड फ्लो कम होगा ना हार्ट को, ठीक है, तो वहाँ पे हार्ट के अंदर से जो पेन हो सब कहेंगे ये चेस्ट पेन हो रही है, ये एंजाइना पेक्टोरस हो रहा है, ओके। अब एंजाइना होता है 3 टाइप्स का। स्टेबल में क्या होता है, मैं कोई काम वगैरह करूंगा ना तब ही दर्द होगी मुझे, वरना मुझे दर्द नहीं होगी। आमतौर में बैठा हूँ ना, इसमें एंजाइना है भी है, मतलब मेरी बॉडी कंपनसेट कर लेती है स्टेबल एंजाइना को ना। लेकिन देखें स्टेबल एंजाइना के अंदर हमेशा एक्सर्शनल पेन होगी, मतलब वो पेशेंट बताएगा कि जब भी पेशेंट आपके पास आ रहा है ना वो कोई काम करेगा उससे दर्द होगी, वरना जब वो बैठेगा वो पेन ठीक हो जाएगी, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर आपने बताना है कि जो आपका पेशेंट आएगा ना उसे हर वक्त दर्द हो रही होगी, मतलब बैठे भी, रेस्ट पे भी दर्द हो रही होगी, एक्सर्शन पे भी दर्द हो रही होगी। पेरेंजमाइटल एंजाइना थर्ड टाइप होती है, इसके अंदर जो हार्ट की कोरोनरी वेसल्स होती है ना उनका वेसोस्पैज्म हो जाता है, उसके अंदर वजह से होता है जो पेरेंजमाइटल एंजाइना, ओके। अब एंजाइना की वजह से क्या होगा कि आगे देखें मूव करेगा, देखें जब एस्कीमिया ज़्यादा देर तक रहेगा ना तो वो क्रोनिक हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज की तरफ ले जाएगा, जो कि हार्ट फेलियर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव कार्डिक कंपनसेशन देखें, जब हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्यूट एमआई के बाद अगर हम बात करेंगे, जब बहुत ज़्यादा डीकम्पनसेशन रहती है, ब्लड मिलता नहीं है, ठीक है, तो हार्ट अपना काम नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी वजह से मैकेनिकल फेलियर हो जाता है, तो हम कह देंगे ये क्रोनिक हार्ट फेलियर की निशानी है, ओके। सडन कार्डिक डेथ क्या होती है, देखें कि जब बहुत देर तक हमारे पास एमआई रहता है ना, ठीक है, मतलब ब्लड नहीं मिलता हार्ट को, इस्कीमिया रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीदल एरिथमिया हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास एरिथमिया काजिंग टू मायोसाइटिक नेक्रोसिस एंड लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। तो ये बस ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं काइंडली इसे रट्टा मार लें, याद कर लें। एंजाइना के टाइप्स मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। स्टेबल में क्या होता है कि एक्सर्शनल पेन होती है, ठीक है, कि जब भी काम करेगा दर्द होगी। अनस्टेबल में हम बताएंगे कि जो पेन हो रही होगी मेनली कब हो रही होगी, जब भी पेशेंट रेस्ट पे हो, चाहे जब भी, मतलब हर वक्त होती रहेगी। पेरेंजमाइटल एंजाइना के अंदर वेजोस्पैज्म का वर्ड यूज़ करेगा कि वेजोस्पैज्म हुआ है जिसकी वजह से दर्द हो रही है, तो आपने एंजाइना पेरेंजमाइटल वाला चूज़ करना है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि किसी भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस की वजह से कंप्लीट ओक्लूजन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की, आगे ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस होता है, तो उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है। आगे सडन कार्डिक डेथ के अंदर मेनली जो 90% ऐसे पेशेंट्स के अंदर होता है जिनके अंदर पहले एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, ठीक है। आगे हम बताएंगे क्रोनिक हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर स्कीम देखें, क्रोनिक इस्कीमिक डैमेज हो रहा होता है जो कि आगे काज करता है हमारे पास कार्डिक फेलियर की तरफ, ओके। व्हाट इज कार्डिक आउटपुट,
जो हार्ट मतलब पंप कर रहा है ना आपके पास, ठीक है, पर यूनिट टाइम देखें उसे हम कहेंगे ये कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय मतलब हार्ट कितना वॉल्यूम पंप कर रहा है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। मेनली इसकी वैल्यू होता है 5 to 6 लीटर। अब मेनली जैसे इनके नाम करने होता है कि हाई कार्डिक आउटपुट किन में होता है और लो कार्डिक आउटपुट किन के अंदर होता है, ठीक है। लाइक हाई की बात करेंगे एनीमिया के अंदर, सेप्सिस के अंदर, ठीक है, एवी फिस्टूला के अंदर, बेरी के अंदर, ये बस नाम याद कर लें, मोर देन इनफ है, ओके। लो कार्डिक मतलब हम बताएंगे आउटपुट अगर हम बात करें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर, कार्डियोमायोपैथी के अंदर, ठीक है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, हाइपोवोलेमिया वगैरह के अंदर, ओके। ये मैंने एक बार डायग्राम ऐड भी कर दिया, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे, देखें हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर में क्या हो रहा होगा, देखें बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए, मतलब उसके अंदर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। इसके अंदर जब डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और हार्ट को ब्लड उतना मिलता नहीं है, तो हम कह देंगे इस वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है। लो कार्डिक आउटपुट में क्या होता है कि हार्ट से ब्लड निकल ही कम रहा है, और निकल कम रहा है तो जाएगा भी आगे कम, और उस वजह से कह देंगे लो कार्डिक आउटपुट फेलियर हो रहा है, ओके। आगे की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले आप फार्मा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कि हाइपरटेंशन को कम करने वाली कौन कौन सी ड्रग्स हैं। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर मैं आपको 4 नाम ले लेता हूँ, ठीक है। लाइक आ जाएंगे डायूरेटिक्स, सिंपैथोप्लेजिक ड्रग हो जाएंगी, वेजोडाइलेटर ड्रग हो जाएंगी, ये आपके पास कौन सी ड्रग आ गई हैं, ठीक है। या हमारे पास आ जाएंगे एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट या रेनिन या एस इनहिबिटर्स आ जाएंगे। ये 4 ड्रग्स देनी है आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर, कौन सी, डायूरेटिक्स, सिंपैथोप्लेजिक्स, ठीक है, वेजोडाइलेटर्स, और साथ में बताना है एस इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले डायूरेटिक्स की बात करेंगे तो डायूरेटिक्स मेनली ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है। एंटी हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर को कम करना है, कैसे कि ये हमारे पास मेनली सोडियम की स्टोरेज को कम कर देंगे, ठीक है। जैसे सोडियम कम होता है, मतलब सोडियम बॉडी से बाहर निकलेगा तो उसके साथ वाटर भी बाहर निकल जाएगा, जिससे हम कह देंगे कि मतलब ये डायूरेसिस बढ़ जाएगी, ठीक है। डायूरेटिक्स का मतलब ये है कि डायूरेसिस बढ़ा देनी है, मतलब यूरिन का आउटपुट बढ़ा देना, ठीक है। आफ्टर 6 से 8 हफ्ते के बाद क्या होता है, जो कार्डिक आउटपुट वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है और वेसल की रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। कह रहा सोडियम होता है ना, वो मेनली कंट्रीब्यूट कर रहा था वेसल के रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, वो वेसल की स्टिफनेस को बढ़ा रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने ये डायूरेटिक्स दे दी ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो सोडियम बाहर निकल गया, तो वेसल की रेजिस्टेंस भी कम हो गई, जिसकी वजह से हम कह देंगे मेनली ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। तो हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायूरेटिक्स में हम बताएंगे थायजाइड डायूरेटिक्स, एग्जाम्पल में बता रहा है हमारे पास क्लेथ्रोथाइलाडायोन, ठीक है, उसको मतलब हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरिस्टोमाइड वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे थायजाइड में बी एडिक्यूट इन माइल्ड एंड मॉडरेट हाइपरटेंशन। वो पूछ सकता है थायजाइड डायूरेटिक्स को कब कब दे सकते हैं, तो हमने बताना है एक्यूट एंड मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर ये देख सकते हैं, ओके। सिंपैथोप्लेजिक एजेंट्स हम कब देंगे, ठीक है, ये मेनली क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आउटफ्लो है ना हार्ट के ऊपर, उससे कम करवा देंगे, ओके। मतलब ये कैसे करवाएंगे, रिडक्शन काज करवा देंगे हमारा जो वीनस टोन, ठीक है, हार्ट रेट को कम करवा देंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करवा देंगे, कार्डिक आउटपुट को कम करवा देंगे, और टीपीआर को भी कम करवा देंगे, ठीक है। अब इनमें हम आ जाएंगे तुम्हारे पास 3 टाइप्स, ओके। सबसे पहले हम बताएंगे बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स, ये सिंपैथोप्लेजिक्स में आ जाएंगे, ठीक है, प्लेजिक एजेंट्स में। बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स में मेनली आ जाएगा हमारे पास वेराट्रम एल्कोलॉइड्स। वेराट्रम एल्कोलॉइड्स क्या करेंगे, हमारे पास जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनकी सेंसिटिविटी को हमारे पास बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेगल टोन है ना उसकी इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारे पास वेगल टोन है ना वो हार्ट रेट को स्लो करवा देगी, ठीक है। अब सिंपैथोप्लेजिक एजेंट्स सीएनएस में कैसे काम करेंगे, ये हमारे पास एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ता था ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करवा देते हैं, ठीक है। या दूसरा ये काज करवा देंगे, कार्डिक आउटपुट को कम करवा देंगे, या वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करवा देंगे, ठीक है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स पहले हम देते थे लेकिन अब नहीं देते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लेकिन इनकी आगे एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इनमें 2 ड्रग्स ये आ जाएंगे, ठीक है, हेक्सामेथोनियम और साथ में ट्राइमेथाप्रिम, और ये एक्सट्रीमली पावरफुल हमारे पास ब्लड बीपी लोअरिंग एजेंट्स हैं, ओके। लेकिन अब हम इन्हें देते नहीं हैं। पोस्ट सिंपैथेटिक हमारे पास टर्मिनल ब्लॉकर्स की बात करेंगे तो लो करेंगे ये ब्लड प्रेशर को, कैसे कि ये जो हमारे पास वो अगर हमने पिछले ब्लॉक की अगर वीडियो देखी है ना, तो आपको जो आपको गैंग्लियोनिक टर्मिनल का पता होगा, ये उस एरिया के अंदर नोरेपिनेफ्रिन को ही कम करवा देंगे। जब वो नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिकली वो बीपी भी कम हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद आ जाएंगे रिसेप्टर ब्लॉकर में अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि अल्फा 1 का मेन काम होता है कि इसने वेसल की कंट्रैक्शन काज करवानी होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये हम दे देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो वेसल की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा बीपी कम हो जाएगा। मेनली वो बता रहा है प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया किसके अंदर दे देते हैं, अल्फा 1 सेलेक्टिव एजेंट्स। बीटा ब्लॉकर्स, मेनली बीटा ब्लॉकर्स का काम ये होता है कि हार्ट की कंट्रैक्शन को बढ़ा देना, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देना, कार्डिक आउटपुट बढ़ा देना, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर जब हम देंगे ना तो वो कार्डिक आउटपुट को, लेकिन ब्लॉकर्स दे देंगे ना बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 2 रिसेप्टर, जो बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे, तो मेनली ये काम क्या करेंगे, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करवा देंगे, जो आगे रिड्यूस करवा देंगे कार्डिक आउटपुट को, ठीक है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस वगैरह को, ठीक है। आगे रिड्यूस कर देंगे एंजियोटेंसिन के लेवल को, ठीक है। आगे वेसोडायलेटर्स की बात करेंगे, तो ये वेसोडायलेटर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और वहां पे उनकी करवा देते हैं क्या, रिलैक्सेशन, ओके। वेसोडाइलेशन हमारे पास 4 मैकेनिज्म के जरिए एक्ट करते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करवा देते हैं, ठीक है। कैल्शियम नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वो अंदर जाके कॉन्ट्रैक्शन नहीं काज करवाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे जो हार्ट की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी पावर कॉन्ट्रैक्शन की कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये हमारे पास वेसोडाइलेटर क्या काज करवाएंगे, हमारे पास रिलीज करवाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 ड्रग्स आ जाती हैं, नाइट्रोप्साइड और साथ में हाइड्रोलाजाइन, ठीक है। ये रिलीज करवाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो कि इंक्रीज करेगा साइक्लिक जीएमपी प्रोडक्शन को, ठीक है, जो कि आगे वेस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन का करवा देगी। हाइड्रोलाजाइन की सेम रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसने क्या करना है, हमारे पास एंडोथेलियल सेल से आना है और बैरोसेप्टर को हमारे पास उसके ऊपर एक्ट करके उसने उसे रिलैक्स करवा देना स्मूथ मसल को। डोपामीन रिसेप्टर एक्टिवेशन के मतलब बताएंगे, ठीक है। ये हमारे पास ड्रग्स आ जाएंगी हमारे पास फिनोल डोपाम, ठीक है। ये काज करेगी हमारे पास मार्क्ड जो हमारे पास आर्टरीज है उनकी वेसोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, साइक्लिक जीएमपी वाले पाथवे के जरिए। तो जब वेसोडाइलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारा बीपी कम हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैंने बताया था पोटेशियम चैनल ब्लॉक ओपनर आ जाएंगे, तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जब पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा आएगा तो वो हाइपरपोलराइजेशन काज करवा देगा और बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल सेल्स की क्या काज करवा देंगे, रिलैक्सेशन। तो इसमें 2 ड्रग्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, डाइऑक्साइड, ठीक है, और मिनोक्सिडिल सल्फेट हम तब देते हैं मेनली सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर देते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ओपनर ना, इसका मेनली काम यही होता है कि स्मूथ मसल की ओपनिंग करवा देनी है, ठीक है। एसी इन्हिबिटर्स की बात करेंगे तो ये मेनली हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एसी इन्हिबिटर होते हैं और साथ में आते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, एंजियोटेंसिन ए एंटागोनिस्ट और रेनरी इन्हिबिटर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मतलब जो एसी इन्हिबिटर्स होते हैं ना, ये हमारा फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव, अगर पूछ ले कि व्हाट नेम दी ड्रग, जो फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी के अंदर जो वर्ड कौन सी ड्रग देंगे, तो आप एसी इन्हिबिटर देंगे, ओके। ये याद रखना है अपनी एमसी को, आपका पक्का वाला, ठीक है। रिड्यूस करेंगे ब्लड लेवल एंजियोटेंसिन 2 को, ठीक है, एल्डोस्टेरोन को ये कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखें एस इन्हिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन से 1 एंजियोटेंसिन ही नहीं बनने देना ना एस इन्हिबिटर्स ने, तो अपने इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर में हम बताएंगे कि ये कंपेटिटिवली इनहिबिट कर देंगे एंजियोटेंसिन 2 को, ठीक है, जाके वो, ताकि जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाएंगे ना तो वो फिर वाजो स्पैज्म नहीं काज कराएंगे और बीपी को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। रेनिन इन्हिबिटर में एक ही ड्रग आ जाएगी, ठीक है, अली स्क्रीन, ठीक है। अपने किसी का नाम अली है तो अपने नाम से याद रख लें, ठीक है। उसके बाद इसने रन को इनहिबिट करवा देना। तो आपने ये वेसोडाइलेटर अच्छे से कर लेना है, काइंडली वीडियो को बैक करके देख लें, 8 से 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, आपका ये पूरा चैप्टर वाइज हो जाएगा, ओके। ये उसके बाद की बात करेंगे तो आपके पास एंटी एंजाइनल ड्रग आ जाएंगे। एंजाइना मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी वजह से हार्ट के अंदर दर्द हो रही है, मेनली क्यों कि अगर हमारे पास ब्लड सप्लाई कम हो जाए ना हार्ट को, ठीक है, तो हम कह देंगे ये मतलब एंजाइना की तरफ ले जाएंगे। इसकी 3 टाइप्स थी, ठीक है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और पेंजमाइटल एंजाइना। अगर नहीं देखा तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। एंटी एंजाइना या एंजाइनल पेक्टोरस के अंदर ड्रग देते हैं 3 किस्म की, ठीक है, वेसोडाइलेटर दे देंगे या कार्डिक डिप्रेसेंट्स दे देंगे, ठीक है। कार्डिक डिप्रेसेंट क्यों देंगे, देखिए हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, उससे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन हार्ट को तो पहले ऑक्सीजन कम मिल रही है एंजाइना की वजह, एंजाइना हो रहा है उसे, तो हम हार्ट को ही डिप्रेस करने की हार्ट काम करे ताकि उसे कम ऑक्सीजन चाहिए हो, ठीक है। वेसोडाइलेटर क्या करेंगे, अगर थ्रोम्बस लगा भी हुआ है तो वेसल को डायलेट कर देंगे ताकि थोड़े बहुत ऑक्सीजन आगे चली जाए, ओके। और अदर ड्रग्स भी आ जाएंगे, ओके। ड्रग्स के नाम आप यहाँ से देख एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप उससे बाद में पढ़ पाएँ, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले बता रहा है कि हमारे पास डिफेक्ट क्या होता है जो एंजाइना पेन कर रहा होता है। मेनली अगर क्रोनी आर्टरी है ना, जो कि हमारे पास हार्ट को ऑक्सीजन दे रही होती है, अगर वहाँ से ऑक्सीजन कम आगे की तरफ मूव करे। ओके, तो आपको मैंने ये पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देंगे नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में कौन सी? नाइट्रोग्लाइसिन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। देखिए एंजाइना के अंदर क्या था कि ब्लड वेसल बहुत मतलब नैरो होगी हुई थी, जिसकी वजह से ब्लड आगे मूव नहीं था कर पा रहा। तो जब भी नाइट्रेट दूंगा ना, तो वो क्या काज करेगी? नाइट्रो ऑक्साइड रिलीज कराएगी, जो कि पोटेंट वेसोडाइलेटर है, ठीक है। जो कि जाएगा क्या काज करेगा, वहां पे जाके हमारे पास वेसल की डायलेशन काज करवा देगा, ताकि ब्लड आगे ज्यादा से ज्यादा मूव करे और ऑक्सीजन भी, ताकि ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगी ना, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? ये डैमेज, वो कह रहा है रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन, ये हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड को कम करवा देता है, और जो प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। इफेक्टिव इन रिलीविंग एंजाइना सिम्टम्स, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि एंजाइना को कैसे कम करेगा। बीटा ब्लॉकर्स की बात करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या कम करेंगे? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम कर देंगे, ठीक है। ये हार्ट रेट को कम कर देंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बीटा रिसेप्टर का काम ही है, बीटा 1 हार्ट के ऊपर होते हैं, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इनके इफेक्ट्स क्या होंगे? डिक्रीज कर देंगे मायोकार्डियल। देखिए जब हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसे ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, तो बस ये ठीक है, ऑक्सीजन मतलब उसे कम यूज़ करनी पड़ेगी ना। तो बस आपने एक बार रीड करना है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एंजाइना के अंदर जो बता दी हैं दो चीज़ें, एंजाइना के अंदर अगर अपने ड्रग्स के बारे में याद रखना है ना, तो बस इसे याद रखने कि एक तो हम ऐसी ब्लड देंगे कि आपके ब्लड वेसल ओपन हो जाए, खुल जाए। नाइट्रेट्स दे देंगे, दो ड्रग्स हैं जस्ट, नाइट्रोग्लाइसिन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। इसे अच्छे से याद कर लें, दो ड्रग्स बस, ब्लड वेसल ओपन हो जाएगी, ब्लड आगे ज़्यादा जाएगा और एंजाइना ठीक हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स में हार्ट को कम काम करो, हार्ट कम काम करेगा, ऑक्सीजन कम यूज़ करेगा और दर्द कम होगी, बस ये याद रखना है, ठीक है। और ड्रग्स के नाम खुद याद करने हैं। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखें कैल्शियम ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, इसलिए हम कैल्शियम को चैनल को ब्लॉक करवा देंगे, ताकि हार्ट के अंदर कम हार्ट के सेल के अंदर कम कैल्शियम आए, और कम कैल्शियम आएगा तो वो इजीली कम कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा हार्ट के सेल्स को। तो बस आपने ये भी याद कर लेना है, इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इतने अच्छे से तरीके से याद करवा दिया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर वेरापामिल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम्लोडाइपिन वगैरह आ जाएंगे। ओके, और अब देखें इसका एक ड्रग आ जाएगी हमारे पास, रेनोलाजाइन, ठीक है। रेनोलाजाइन, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगा कि लेट सोडियम, देखें जब सोडियम चैनल हमारे पास इनहिबिट हो जाएंगे ना, तो वो हमारे पास कैल्शियम को सेल के अंदर अकोमुलेट होने से कम करो, मतलब रोक देंगे। कैल्शियम अकोमुलेट नहीं होगी तो आपको पता है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगी, कंट्रैक्टिलिटी को कम कर देगी। तो अब बस एक आगे एक और ड्रग का बताएगा, ठीक है। हमारे पास एक होता है इवाब्राडाइन, ठीक है। ये हमारे पास ये भी सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है, ठीक है। बस इसके बारे में जो मैंने पहले बताया था बस ये याद कर ले, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने बता दिया ना, मतलब चार हर चीज़ के बारे में याद रखें। एंटी एरिथमिक ड्रग, एरिथमिया क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा, देखिए आमतौर पर 72 बीट्स होते हैं ना, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ट बीट करने लगे तो हम कहेंगे एरिथमिया हो गया, ठीक है। एरिथमिया के अंदर हम बताएंगे क्लास 1 देते हैं ड्रग, क्लास 2, क्लास 3 और आगे भी हैं, ठीक है, क्लास 4, 5, 6। क्लास 1 के अंदर बात करेंगे ना, तो मेनली ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, मतलब क्लास 1 के अंदर को है ही सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, अब मेनली सोडियम चैनल ब्लॉकर है तो बस यहाँ से याद रख लें। क्लास 1 ये है ना, इसमें आ जाएगी मेनली क्विनिडीन, ठीक है। ये सोडियम चैनल का ब्लॉकर है, ठीक है। उसके बाद अब बताना है, ठीक है, क्लास 1 बीटा की बात करेंगे, उसमें हम कहेंगे लाइडोकेन, ठीक है। ये हमारे पास वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। और क्लास 1C के अंदर बताएंगे हमारे पास फिलिसियानाइड, ठीक है। और इसमें बताएंगे स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर है। अगर आपको यहाँ से बताऊँ ना, ठीक है, कि क्लास 1 एंटी हाइपर जो एरिथमिया मतलब ड्रग्स है ना क्लास 1A में, तो हम बताएंगे ये सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। मेनली ये कहाँ पे जाके ब्लॉकेज काज करवाएंगे सोडियम चैनल वगैरह की, ये हमारे पास एट्रिया के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, कार्डिक मायोसाइट्स के अंदर, ठीक है, और प्रेकंजिया फाइबर्स के अंदर काज करवाएंगे, ठीक है। जो कि देखिए सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो इजीली कंडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, और इजीली हार्ट का जो रेट इतना बड़ा बना वो भी कम हो जाएगा। 1B की बात करेंगे तो वो मेनली सोडियम चैनल ब्लॉकर कहाँ पे, प्रेकंजिया फाइबर के अंदर, ठीक है, और हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये इतनी पोटेंट नहीं है 1B वाली। क्लास 1C की बात करेंगे तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। कहाँ पे, हमारे पास एट्रियम के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, मायोकार्डियम मायोसाइट्स के अंदर, ठीक है, प्रेकंजिया फाइबर के अंदर, और ये स्ट्रॉन्गली पोटेंट है। इन तीनों के अंदर 1C वाला स्ट्रॉन्गली पोटेंट है, ठीक है। इनको याद करने के लिए यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें, रट्टा मार लें, ठीक है। 1A को याद करने के लिए हमने याद किया था 1 डबल क्वार्टर पाउडर। तो बस इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आपने रटा मारना है तो बस आपके लिए एक निमोनिक के तौर पे काम करेगा। ओके,
अगर हम बात करेंगे क्लास 2 की एंटी रिदमिक ड्रग की, तो क्लास 1 के अंदर हमने पढ़ा कि कौन सी होती हैं, वो हमारे पास सारे सोडियम चैनल ब्लॉक करते हैं। क्लास 2 के अंदर बात करेंगे तो ये सारे बीटा ब्लॉकर आ जाएंगे। बीटा ब्लॉकर का मेन आपको काम का पहले ही पता है कि ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करने वाले ड्रग्स हैं सारे, क्योंकि बीटा रिसेप्टर तो हार्ट के ऊपर होता है जो कि हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी का करवा रहे हैं। तो अगर हम उन्हें बीटा को ब्लॉक करवा देंगे ना, ठीक है, हमारे पास मेट्रोप्रोल दे दें, टीनोलोल या प्रोपानोलोल, ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा स्टिमुलेशन को कम कर देंगे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, या एरिथमिया को ठीक हो जाएगा। पोटेशियम चैनल हम देखे हैं ब्लॉकर्स क्यों देते हैं, ठीक है, कि जब हम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करवा देंगे ना तो रीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन जो पोटेंशियल है ना उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और मतलब हर बार जल्दी जल्दी से एक्शन पोटेंशियल नहीं आएंगे तो जल्दी से मतलब हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। ओके, क्लास 4 की बात करेंगे तो ये मेनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाएंगे, वेरापामिल, ठीक है, वेरापामिल मेनली कैल्शियम देखें हार्ट के अंदर नहीं जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन को कम करवा देगा। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो वो हमें पहले पता है एरिथमिया के अंदर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ही तो बढ़िया से हमने कम करना था। ओके, उसके बाद हम बताएंगे एडिनोसिन दे देंगे, ये हमारे पास एक्टिवेट करवा देगा एडिनोसिन रिसेप्टर को, ठीक है, जो कि एवी नोडल कंडक्शन को कम करवाता है। ये याद रखना है, एडिनोसिन कब देंगे, एवी नोडल कंडक्शन को कम करवाने के लिए एडिनोसिन दे दो। ये मेनली हम एवी नोडल टैकीकार्डिया के अंदर देते हैं, याद रखना। ओके, पोटाशियम आइंस मतलब हम दे सकते हैं, ठीक है, पोटाशियम आयन क्या काज करेंगे, रिपोलराइजेशन, तो जिसकी वजह से मेंटेन करवाएंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये भी बहुत हम देखें समटाइम्स क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई एरिथमिया होता है ना, हम उसे पोटाशियम आयंस इंट्रावीनस इन्फ्यूज़ कर देते हैं, जो कि हाइपो जब वो इतना ज़्यादा वो जाएंगे ना पोटाशियम आयन, तो वो हमारे पास मेंटेन करवा लेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, और वो मतलब इतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट नहीं होने देंगे और वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करवा देंगे। मैग्नीशियम आयन भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस जो पंप होता है ना, ये मेनली काम रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, कार्डिक पोटेंशियल की एक्टिवेशन के अंदर। मैग्नीशियम स्टेबलाइज कर देगा कार्डिक मेम्ब्रेन को, ठीक है, ताकि जब वो स्टेबल हो जाएगी ना तो हमारे पास वो फिर आगे टैकीकार्डिया वगैरह को कम करवा देगी। बस ये चंद चीज़ें आपने याद रखनी थी। ओके, अब आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम कह देंगे ड्रग्स फॉर कार्डिक फेलियर। एक बंदा हार्ट फेलियर के साथ आ गया तो उसे क्या दे देंगे, कौन सी ड्रग दे देंगे, तो हम कह देंगे हमारे पास 3 टाइप्स वो ड्रग दे सकते हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स वैसोडायलेटर दे सकते हैं, या हम दे सकते हैं कुछ डिफरेंट मेस्लिनिक ड्रग्स फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग से हम बताएंगे मेनली हमारे पास देखें हम डाइजोक्सिन देंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। डाइजोक्सिन का मेन काम क्या है, इसने क्या करना है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की पावर है ना उसे बढ़ा देना है। अब हार्ट फेल था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कर रहा, हमने क्या किया कि उसकी कार्डिक जो पोटेंशियल है ना कि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने दे दिया उसे क्या, डाइजोक्सिन, ठीक है, जो कि ग्लाइकोसाइड है। जब ये जाएगी ना तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी, कैसे, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम अंदर की तरफ जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास क्या कर देगा, जो डाइजोक्सिन होती है ना वो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भेजती है, ठीक है, जो कि आगे पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करवा देता है और एवी नोडल कंडक्शन को बढ़ा देता है, उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट हमारे पास जो स्लो होता है ना वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वजह से इम्प्रूव सिम्टम रिलीफ देखें। अब कार्डिक फेलियर के अंदर जो सिम्टम्स है ना उन्हें भी रिलीफ करने के लिए हम मतलब डिफरेंट ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। मेनली वो बाई ये डाइजोक्सिन देंगे ना तो वो हार्ट की पंपिंग एक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है, लाइक हमारे पास उससे डिस्निया नहीं होगा, फटीग और एडीमा वगैरह को भी कम हो जाएगा। ओके, अब जो हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है उसके अंदर हम डायूरेटिक्स वगैरह देंगे, क्योंकि उसके अंदर एडीमा स्टार्ट हो जाएगा ना, हार्ट पंप नहीं करेगा। अगर आपने एडीमा पीछे से नहीं पढ़ा तो काइंडली वो जाके पढ़ें, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि एडीमा क्यों होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है। डायूरेटिक्स मेनली हम देंगे ताकि बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन और वो हमारे पास अगर पल्मोनरी एडीमा या पेरिफेरल एडीमा वगैरह है ना या कार्डिक बहुत ज़्यादा ओवरलोड हुआ हुआ है तो वो कम हो जाए, ठीक है। एस इनहिबिटर क्यों देंगे, ठीक है, एस इनहिबिशन मेनली वैसोकंस्ट्रिक्शन होते थे जो कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करवा देते थे, ठीक है। तो जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, जो कि आगे फ्लूइड की रिटेंशन कम करवा के हार्ट फेलियर के सिम्टम को इंप्रूव करवा सकते हैं। ओके, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं, ठीक है, जो कि एंजियोटेंसिन 2 को लगने नहीं देंगे, जो कि आगे से फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन काज नहीं करवाएगा, ठीक है। इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगी क्योंकि ये आगे मेरे पास एब्जॉर्प्शन कम कर देगा ना। ओके, आगे बीटा ब्लॉकर भी दे देंगे हार्ट फेलियर के अंदर, क्यों, मेट्रोप्रोल वगैरह देंगे क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स का मेन काम था कि डिक्रीज हार्ट रेट होता है ना एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देखें ये हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे बाय देखें बीटा रिसेप्टर को
करवा के ब्लॉक, ठीक है। ये जिसकी वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, जो कि आगे मतलब देखें जो कार्डियक फेलियर को आगे वर्स होने से बचाएगी, ओके। एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट का काम मैंने बता दिया हुआ था, लाइक उसके बाद डिफरेंट आइनोट्रोपिक एजेंट लाइक डाइजोक्सिन वगैरह दे देंगे, वेजोडायलेटर वगैरह दे देंगे, जो कि वेजोडाइलेशन काज करवा के हार्ट को मोर ऑक्सीजन देंगे, ताकि अगर उससे ऑक्सीजन की वजह से कोई मसला बन रहा है तो वो ना बने, ओके। देन हम कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ मूव करेंगे। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर हमने बताना था कि मेन देखें कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंसेज के अंदर जो हमारा पहला आएगा ना कि हमारे पास डिजीज प्रिवेंशन के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है। डिजीज प्रिवेंशन अगर हमने करवानी है तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मतलब हमने अपनाना होता है। लाइक सबसे पहले रिस्क को कम कर दो, ठीक है, डिजीज के इंसिडेंट्स को कम कर दो, अगर डिजीज को कोई इम्पैक्ट है ना तो उसे भी कम करवा दो, ठीक है। तो उसे हम डिवाइड करवाते हैं प्रिवेंशन को 3 टाइप्स के अंदर, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन, ओके। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर मेनली जो आपका फोकस होता है ना वो प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर है कि देखें आपने अपने आप को प्रिवेंट करना है कुछ डिजीज से। प्राइमरी के अंदर जस्ट आपने प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंटिव मेजर यूज करने हैं, ठीक है। लाइक आपने हेल्दी बिहेवियर अपनाना है, ठीक है। अपने आपको वैक्सीनेशन, देखें पोलियो है ना, पोलियो से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवा लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये प्राइमरी वैक्सीनेशन, क्योंकि देखिए अभी बीमारी हुई नहीं है लेकिन आपने आपको प्रिवेंशन स्टार्ट की हुई है। आपने इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इम्प्लीमेंटिंग के जरिए अपने आप को बचा लिया, ठीक है, या वैसे डिफरेंट पॉलिसी को चेंज वगैरह करके, ओके। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर देखें, अब इसमें क्या होता है कि देखें जब भी प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो आपने प्रिवेंट करना है अपने आप को। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आपने जब आपको थोड़ा सा ना पता लग गया कि आपको बीमारी होने वाली है या हो गई है तो आपने इसका डायग्नोसिस देखें, आपने अपने आप को कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस स्टार्ट करवा दिया, अर्ली डायग्नोसिस आ गया, डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। और आपने अर्ली डिटेक्शन स्टार्ट, बीमारी है ना उसकी आपको अर्ली स्टेजेस को पकड़ लिया आपने, इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, ओके। इसमें मेनली आपने ना कोई टेस्ट वगैरह डायग्नोसिस वगैरह करवाना। तो टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आपको पता लग गया कि मुझे कोई मसला बन गया है, ठीक है। अब आपने आपकी अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ना उसको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करने हैं अपने, ठीक है, और जो क्रोनिक डिजीज आपको लग गई है ना उसे ठीक करना है। टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर हमेशा के लिए आपने याद रखना कि आपने मेडिकेशन का सहारा लेना है और मेडिकेशन से ही ठीक होना है, ठीक है। अब अगर आपको एमसीक्यू मैं दूं कि एक बंदा आया, ठीक है, उसने अपने आप को वैक्सीनेशन करवा लिया, ठीक है, तो ये कौन सी प्रिवेंशन की एग्जांपल है, काइंडली कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके। आगे हमने बताना हेल्थ मॉडल्स के बारे में। हेल्थ मॉडल्स के अंदर मैं आपको जस्ट बताऊं हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉडल इज कॉल्ड हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर देखें पीपल विल टेक एक्शन अबाउट देयर हेल्थ इफ दे बिलीव दे बेनिफिट। देखें अगर बंदे तब ही अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे जब उन्हें पता लग जाए कि जब वो बिलीव करेंगे कि बेनिफिट्स के रिस्क से ज़्यादा है, मतलब देखें फ़ायदा ज़्यादा रिस्क कम है, ठीक है। देखें जब इसके की पॉइंट में याद रखना है कि देखें आपको पता लग जाए कि आपको कोई डायबिटीज़ होने वाली है, ठीक है, यू आर एट द रिस्क, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये प्राइमरी मतलब अपने आपको पता लगे कि मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी तो मतलब ये हो जाएगा, मतलब डिफरेंट बीमारियाँ और भी लग जाएंगी, ठीक है। तो आपने उसको सीरियस लिया, प्रॉब्लम को, उसके ऊपर एक्शन ले लिया, ठीक है, और अपने हेल्दी फूड स्टाइल को चेंज कर लिया, मतलब हेल्दी खाना खाने लगे। इसकी एग्जांपल के अंदर देखें someone decide to wear a mask during flu season। देखें फ्लू सीजन के अंदर आप मास्क पहन रहे हैं ना, तो आपको पता है कि इस चीज़ का आइडिया है कि देखें जब भी मैं मास्क लगाऊंगा ना मुझे देखें वो सांस सही वाला जाएगा और मुझे कोई आगे मैं प्रिवेंट कर लूँगा अपने आप को नज़ले वगैरह से, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन की एग्जांपल हेल्थ बिलीफ। देखें कि मैं मास्क लगाऊंगा तो मुझे मसला ये नहीं बनेगा, फ्लू नहीं लगेगा, दिस इज कॉल्ड हेल्थ बिलीफ मॉडल। देखें आपको पता है कि मास्क लगा के आपका सांस भी खराब होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको ये आपका जो बेनिफिट था ना कि आपको नज़ला नहीं लगेगा, ये आपका जो ज़्यादा है मतलब बेनिफिट ज़्यादा है जो सांस का मतलब सही नहीं आ रहा उसका रिस्क से। आगे आता है हमारे पास ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, ठीक है। मेन आइडिया क्या है कि जो पीपल होता है ना, पीपल चेंज बिहेवियर इन मतलब डिफरेंट स्टेजेस के अंदर बीमारी की ना लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। लाइक देखें सबसे पहले पीपल पहली स्टेज कौन सी होती है, प्री कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है। इसके अंदर पीपल कहते हैं कि यार मुझे मसला ही नहीं है, ठीक है। वक्त के साथ साथ जब वो कंटेम्पलेशन स्टेट के अंदर आते हैं ना वो कहते हैं यार देखें एक बंदा जो डायबिटिक है, अभी डायबिटिक नहीं है, मोटा हो रहा है, पेट बढ़ रहा है उसका, तो वो कहेगा यार कुछ नहीं होता। जब उसका पेट बढ़ने लग जाएगा ना तो वो कंटेम्पलेशन पे आ जाएगा, यार मुझे खाना अच्छा वाला खाना चाहिए, ठीक है। और फिर प्रिपरेशन वो कहेगा यार मैं डाइट स्टार्ट करूंगा, तो दिस इज आपके पास आ जाएगा ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल, ठीक है। इसकी एग्जांपल में देखें एक बंदा है कि जो क्विटिंग कर रहा है स्मोकिंग वगैरह को, तो ये ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल के एग्जांपल के अंदर आ जाएगा, ओके। आपके पास जो थर्ड हमारे पास आ जाएगा ना
मेन हमारे पास वो आ जाएगा सोशो इकोनॉमिकल मॉडल, ठीक है। देखें हेल्थ बिहेवियर इज देखें इसमें मेनली क्या होगा कि आप अपनी जो सोशल आपका मतलब है ना, मतलब जो लोग हैं इर्द गिर्द से, उधर से देख के आप मतलब स्किल्स वगैरह बेनिफिट्स वगैरह ले रहे हैं, अपने आप को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसको कह देंगे हमारे पास सोशो इकोनॉमिकल मॉडल आएगा। इसमें इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली से ले सकते हैं, कम्युनिटी से ले सकते हैं, स्कूल वगैरह से, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, मतलब या डिफरेंट सोसाइटीज़ वगैरह से ले रहे होते हैं। ओके, तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाएगा व्हाट इज़ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल मेनली वो सीवीएस पढ़े तो वो कह रहा है कि इट्स प्राइमोर्डियल व्हाट इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, और उसकी हमारे पास एप्लीकेशन क्या है सीवीएस के ऊपर। तो एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में बताना है जो हमारे पास ये ऐसी प्रिवेंशन है क्रोनिक हार्ट डिजीज, लाइक हमारे पास देखें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज द प्रिवेंशन इन क्रोनिक, देखिए हमने जो अपने आप को प्रिवेंट करना, क्रोनिक हार्ट डिजीज होगी हुई है उसे में आपने अब अपने आप को प्रिवेंट करना, ठीक है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आप ऐसे देखें एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्करेजिंग चिल्ड्रन, देखें आपने देखें अब जो आपके इर्द गिर्द है ना, लाइक बच्चे वगैरह हैं, उनको देखने हमने बताना है कि आपने ना देखें आपने हार्मफुल लाइफस्टाइल से बच जाओ, ताकि आपको प्रिवेंट करा आप बच जाओ उस बीमारी के रिस्क के, हार्ट की बीमारियों से, ठीक है। मतलब देखें आपने बच्चों को बताया, उन्हें एजुकेशन दी कि भाई अपने आप को बचा लो, स्मोकिंग वगैरह छोड़ दो ताकि आप इस क्रोनिक हार्ट डिजीज से बच जाओ। दिस इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, मतलब आपने अपने स्टार्टिंग लेवल जो बच्चे वगैरह हैं उन्हीं को मतलब आपने ठीक कर दिया, ताकि वो आगे बढ़े होंगे तो वो स्मोकिंग वगैरह नहीं करेंगे, अब वो ठीक हो जाएंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन वो बता रहा है इट इज़ डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू दी, देखें जब भी बीमारी होने से पहले कोई आप एक्शन ले रहे हैं ना जो कि आगे जो पॉसिबिलिटी है डिजीज की उसे कम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड टू द प्री पैथोजेनिक फेज, जब इससे पैथोजेनिसिस से पहले पहले जो आप देंगे ना उसे आप कह देंगे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है हमारे पास इन कॉन्सेप्ट सीवीएस के लिहाज से दो किस्म की होती है, देखिए एक होती है मैस स्ट्रेटजी, एक होती है हाई रिस्क स्ट्रेटजी। मैस स्ट्रेटजी के अंदर आप देखें आपको पता है कि ऐसे लोग ही इनको मसला नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब कोई वेल एजुकेटेड फैमिलीज के लोग हैं एटसेट्रा, मतलब ठीक है, जिन्हें अपने हेल्थ के बारे में पता है, ठीक है। आप मैस स्ट्रेटजी के अंदर उन्हें अवेयरनेस उन लोगों को देंगे, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट पार्क्स के अंदर जाके लोगों को अंदर इम्प्रूव उन्हें कहेंगे पार्क्स वगैरह के अंदर जाएं, ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट को ठीक करें, हेल्दी फूड खाएं, जिम वगैरह के अंदर जाएं, ठीक है, मीडिया के अंदर एड्स वगैरह रन करेंगे। दिस इज कॉल्ड द मैस स्ट्रेटजी फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन, के लोग बच्चों को पता लगे कि हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी। लेकिन हाई रिस्क स्ट्रेटजी के अंदर आपने याद रखना है कि आपने उस बीमारी की स्क्रीनिंग करनी है। आपको पता है यार ये तबका ऐसा है जिनके अंदर ये बीमारी के चांसेस हैं, तो आप उनको बताएंगे आप काइंडली अपनी स्क्रीनिंग करवाओ, आपको कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, लाइक प्राइमरी इंटरवेंशन करवाएं, उनके बिहेवियर देखिए, अगर वो स्मोक कर रहे हैं ना तो उन्हें हम काउंसलिंग करेंगे उनके, ठीक है। अगर वो कोई बीमारी स्टार्ट होगी या उसकी मैनेजमेंट करेंगे, या वैसे जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। अगर एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियाँ फेमस हैं तो हम कहेंगे आप काइंडली अपनी फैमिली के अंदर शादी ना करें, ओके। अब हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन क्या है कि देखें ये ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव हेल्थ, कि जो बीमारी चल रही है ना उसके ऊपर कंट्रोल पा लो ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। दिस इज कॉल्ड दी हेल्थ प्रमोशन, के हेल्थ को आप प्रमोट कर दो ऑन दी बीमारी के ऊपर अपने हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें एप्लीकेशन क्या है सीवीएस के ऊपर, देखिए आप हेल्थ के ऊपर एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, जो कि एक मोस्ट कॉस्ट, देखें इसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पीपल हैं उनको आप इन्फॉर्म कर लेंगे इसकी बीमारी के बारे में। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है कि आप डिफरेंट पार्क्स वगैरह बनाएंगे जहाँ पे आप फिजिकल फिटनेस मशीनें रख देंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर वहाँ पे जाएं, ताकि वो हमारे पास हेल्थ को प्रमोट करे, बीमारियाँ कम हो, ओके। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के अंदर आप ठीक है अपने इर्द गिर्द बताएंगे लोगों को कि आपके ये ड्रग्स वगैरह मतलब ना लें और हेल्दी खाने की तरफ मूव करते हैं ताकि बीमारी से आप बच जाएं, ठीक है, ताकि हेल्थ प्रमोट हो। उसके बाद आप जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, जो जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, मतलब सारा दिन कमरे में बैठे नहीं रहना, ताकि थोड़ी सी वॉक वगैरह करें ताकि आपकी हेल्थ प्रमोट हो। दिस इज कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन, कि आपने हेल्थ प्रमोशन करनी है सीवीएस के लिहाज से, ओके। और क्या होता है हमारे पास बिहेवियर चेंज, ठीक है। बिहेवियर चेंज के अंदर बस आपने जैसे इस पर रीड करेंगे मेथड ऑफ बिहेवियर चेंज इंटरवेंशन एट कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के ऊपर आप देखें कैसे अपने बिहेवियर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। देखिए जो बिहेवियर चेंज इंटरेक्शंस है ना एट कम्युनिटी लेवल एम टू प्रमोट पॉजिटिव, देखिए आप कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि उनके बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव चेंज आ जाए जो कि उनकी
बेटर हेल्थ को, वेल बीइंग को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए अपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिटी लेवल के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए बीमारी के तरफ ना। तो आप बताएंगे उनको हेल्थ के बारे में एजुकेशन दे देंगे, डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सोशल नॉर्म्स एंड पीयर्स, ठीक है, डिफरेंट नॉवेल्स वगैरह को मतलब या वैसे सोशली पीपल लोगों को जाके बताएंगे, ठीक है, ताकि पीपल वो अडोप्ट कर ले उन बिहेवियर्स को, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मतलब इसके अंदर आप डिफरेंट लोगों को आपके अपने साथ कम्युनिटी को अंदर इंगेज करेंगे, ठीक है, उनमें कुछ लीडर बनाएंगे जो कि अपने डिफरेंट एरियाज के अंदर लोगों को एम्पावर करेंगे जाके कि आपने इन बीमारियों से बचना है, ठीक है। और आप देखें एक इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स कि आपने उन्हें बताना कि आप अगर ऐसे करोगे, लाइक अगर स्मोकिंग क्विट कर दोगे तो आप बीमारी से बच जाओगे, तो ये आपका रिवार्ड है कि आपकी लंबी जिंदगी होगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में बताऊंगे कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, उससे आपके इन्वायरमेंटल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कि अगर आप अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट फिजिकल मतलब अपनी स्टेट को मॉडिफाई कर लेते हो तो वो आपको मोर हेल्थियर बना देगी, ठीक है। और डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह आप मेंटेन करेंगे ताकि आप अपनी कम्युनिटी को ठीक कर सकें, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर सेकेंडरी वाले के अंदर आपको पहले बताया था कि अगर उसे डिजीज होगी है ना, जब भी अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज की बात चलेगी ना, तो आपने बताना है ये टर्शियरी सेकेंडरी बल्कि सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ बात जाएगी, ओके। सेकेंडरी में आपने मेनली रिस्क फैक्टर को असेस करना है कि कौन सी चीज़ है जिससे बीमारी लग रही है। लाइक देखिए कि अगर तो कहीं पे आपके पास कोई गंदा पानी है जहाँ से वो हेपेटाइटिस फैल रहा है, तो आपको पहले मेन फैक्टर जो था वो गंदा पानी था, तो आपने रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि अगर यहाँ पे हम सीवीएस पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि सीवीएस की तरफ लेके जाती हैं, जो मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ लेके जाते हैं। तो मेनली वो एज हो गया, जेंडर हो गया, मतलब बीपी वगैरह हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, तो ये रिस्क फैक्टर है ना, तो इन्हें हम पहले आपने असेस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने स्क्रीनिंग करवानी है तो देन अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लो, ग्लूकोज का टेस्ट करवा लो, तो ये आपको हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर आ जाएंगे। ये सारा कुछ अभी सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं, ओके। अभी स्टार्ट है बीमारी का, सबसे पहले आपने रिस्क फैक्टर जिसके वजह से बीमारी हो रही है आपको, आपने स्क्रीनिंग करवा ली, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवा दी, ये आपके पास सेकेंडरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में दोबारा बता दूं तो के अंदर इसके अंदर आप बीमारी से पहले की बात करते हैं, ओके। लाइक आपने कोई वैक्सीनेशन वगैरह करवा ली, वो टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आपने याद रखना है कि आपने इसके अंदर जो बीमारी आपको लग गया वो क्रोनिक हो गई है समझ लें, तो अब आपने उसे आकर ठीक करना है। उस क्रोनिक में जो बीमारी लग गई है ना, तो इसके अंदर आपने सबसे पहले उनकी रिहेबिलिटेशन के साथ स्टार्ट करवा देनी है, उनके कार्डिक रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करनी है, उन्हें कहना है आप कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करें ताकि आपका हार्ट स्ट्रोंगर हो, ओके। उसके बाद उन्हें अपने साइकोलॉजिकल और मतलब फिजियोलॉजिकल वगैरह रिहेबिलिटेशन देनी है, उनकी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करनी है कि आपने गंदी चीज़ें नहीं खानी है, उनका पूरा प्रॉपर डाइट वेट मैनेजमेंट प्लान वगैरह देना है। नॉन कम्युनिकेटेबल डिजीज के अंदर आप सबसे पहले जो हमारे पास डिजीज आ जाएंगी ना, तो वो सीवीएस वगैरह भी आ जाएंगी, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल है, जो हाथ लगाने से मतलब कम्युनिकेबल वो होती हैं जो मतलब टच वगैरह से मतलब हमारे डिफरेंट बॉडी फ्लूइड वगैरह से फैल सकती हैं, लेकिन सीवीएस वाली बीमारियां ऐसी होती हैं जो ये फैल नहीं सकती, ठीक है। जिसे हम कहेंगे एनसीडीएस मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो इनमें मेनली वो बता रहा है हमारे पास क्रोनिक एंड ये जो होती है ना नॉन ये कम्युनिकेबल डिजीज जिसके अंदर सीवीएस भी आ रही हैं, ये हमारे पास क्रोनिक और प्रोग्रेसिव नेचर की होती हैं। मतलब ये क्रोनिक क्या होती हैं कि लंबे अरसे तक रहती हैं, ठीक है, और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती हैं डिजीज, ठीक है, बढ़ती रहती हैं, ओके। इनके मेजर जो रिस्क फैक्टर हैं लाइक, ठीक है, उनमें उन्हें कुछ मॉडिफाइबल होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है, स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, अल्कोहल छोड़ सकते हैं, तो ये सारे वो फैक्टर हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर में आ जाएंगे एज जिसे आप कम नहीं कर सकते, जेंडर आप चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये चंद चीजें हैं मतलब जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाई ग्लोबल बर्डन, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है ना वो वर्ल्ड वाइड तकरीबन बहुत ज्यादा, तकरीबन वो बता रहा है 17.9 मिलियन डेथ ये एमसी को आ सकता है आपको, ठीक है। ओवरऑल 32% जो ग्लोबली डेथ होती है ना वो सीवीएस की बीमारियों की वजह से होती है, ठीक है, जिन्हें हम प्रिवेंट करवा सकते हैं, ओके। उसके बाद आपने आ जाना हमारे पास रिस्क फैक्टर फॉर सीवीएस मेजरमेंट, ठीक है। सीवीएस की डिजीज को आपने, ठीक है, उनको रिस्क फैक्टर को आपने कैसे लिखना है, मॉडिफाइबल पढ़ चुके हैं, नॉन मॉडिफाइबल भी पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं, ओके। प्रिवेंशन में जैसे एक बार रीड कर लें, ठीक है, कि आपके पास प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको आइडिया है ही है, मतलब हमने पहले पढ़ लिया प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। आप मतलब अपने जो छोटे हैं मतलब उनको आप बता रहे हैं, ठीक है, कि आप बच्चे कैसे डिजीज है, ठीक है। प्रिवेंशन होल पॉपुलेशन की उन्हें बताएंगे स्मोकिंग को छोड़ दो, डाइटरी चेंजेस अपनाओ, फिजिकल एक्टिविटी
एक्टिविटी करो, ठीक है। और जो एट रिस्क लोग हैं ना उन्हें हम कह देंगे अपने बीपी चेक करवाओ, जाके अपना शुगर चेक करवाओ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवाओ। स्पेसिफिक एडवाइस देंगे कि आप जो हाई रिस्क जो लोग हैं ना वो मतलब जो आपके मतलब निकोटीन वगैरह यूज़ करते हैं या वैसे कोई चीज़ करते हैं यूज़, उसे छोड़ दें, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह को छोड़ दें। उसके बाद आप बता देंगे डिफरेंट लाइक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सीवीएस, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट अगर हम देखें ना कि मतलब बीमारियों के क्या क्या एस्पेक्ट होंगे, ठीक है। देखिए अब एक बंदा जैसे इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, देखें अब वो बता रहा है कि सीवीएस का डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे इमोशनली, अब जो पेशेंट है ना सीवीएस का उसका एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर फैमिली का बर्डन रहेगा, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस रहेगा। इसी तरीके से आपने जैसे एक बार रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, इसे एक बार रीड कर लें, ओके। उसके बाद हम बताएंगे इमोशनल फेंटिंग। व्हाट इज इमोशनल फेंटिंग, तो आपने बताना है कि ऐसी कंडीशन होती है समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जब इंटेंस हमारे पास इमोशनल स्टिमुलस मिलता है ना, किसी फियर की वजह से, पेन की वजह से या किसी गुस्से की वजह से, तो हार्ट जो रेट है ना वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, एकदम से स्टॉप हो जाता है, जिसका नाम होता है वेसोवेगल साइनकोप। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से या वैसे भी किसी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास के इमोशनल फेंटिंग स्टार्ट होती है, मतलब हार्ट रेट बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ये हमारे पास वेसोवेगल साइनकोप हो गया। जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड ब्रेन को कम जाएगा, जब ब्रेन को कम जाएगा तो हम कह देंगे टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं इमोशनल फेंटिंग। तो ये मेनली स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। कंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब किसी ऐसी कंडीशन जो पहले भी आपको हुई हो, ठीक है, मतलब पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब फिर आपके पास कोई कार आ रही है, आपको हिट भी नहीं की, उसे देख के आप गिर जाओगे, ठीक है। उसके बाद कंजेनिटिव इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक ठीक है, जब कुछ लोग होते हैं हाइट पे जाते हैं वो गिर जाते हैं, मतलब उन्हें मतलब टेंशन होता है कि मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। फोबिया वगैरह डिफरेंट होते हैं, उनको चीज़ों को देख के, लाइक कुछ होते हैं वो लाइक लिजर्ड वगैरह को देख के ना उन्हें ऐसे होता है कि वो मुझे खा जाएगी या कट कर लेगी, लाइक देखें कुछ लोगों के अंदर होता है, तो हम कह देंगे उनके अंदर इससे भी इमोशनल फेंटिंग स्टार्ट हो सकती है। अब इसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि उसे हमेशा एंजाइटी रहेगी, वो कभी हाइट वाली, एक मिसाल है हाइट, एक बंदा है जिसे हाइट पे जाके ये डर है कि मैं गिर जाऊंगा, तो वो मतलब उसे ये हो जाता है, मतलब वो इमोशनल फेंटिंग हो जाती है, तो हमेशा वो कभी हाइट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे अगर वो देखें जब वो गिरेगा तो उससे चोट भी लगेगी, तो फिजिकल उसकी इंजरीज वगैरह भी लगी होंगी, ठीक है। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल देखें, जब वो ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता वो बंदा, ठीक है, जिसके अंदर मतलब उसे ज़्यादा काम करना पड़े, उसे आइडिया है कि जब मैं काम करूँगा ऐसा तो मेरा मतलब इमोशनल फेंटिंग स्टार्ट हो सकती है। मेडिकल टेंशन उसे हर वक्त देनी पड़ेगी, तो बस आपने यही याद करना है। दीज आर दी कंप्लीट माइनर्स ऑफ दी मॉड्यूल सीवीएस। काइंडली कमेंट, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। काइंडली ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। जज़ाकल्लाह।